हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। सो आज हम चैप्टर 4 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लास 12 का लेकर के आए हैं। भाई हम थर्ड चैप्टर देख चुके हैं जिसमें हमने काफ़ी सारी इनहेरिटेंस के बारे में बात की। इनहेरिटेंस होता क्या है, ये क्या होता है भाई? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, आ कहाँ से रहे हैं? वो आते हैं जेनेटिक मटेरियल के थ्रू। तो इस चैप्टर में अपन उसको मॉलिक्यूलर लेवल पर देखेंगे। सबसे पहले अपन डीएनए के बारे में देखेंगे, देन डीएनए रेप्लिकेट कैसे होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपन इसके बारे में देखेंगे। मतलब पूरा जेनेटिक्स इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं। तो जिसने अभी तक के हमको फॉलो नहीं किया भाई, फॉलो कर लेना हमको इंस्टाग्राम में। ओके, कोई डाउट्स हो तो आप हमको वहां पर पूछ सकते हैं। देन अब हम जब चैप्टर शुरू करते हैं, जब हम डीएनए की बात करते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई डीएनए आया कहां से। ठीक है, डीएनए कैसे बना है, यानी कि डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई, डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई है। तो इसमें अपने को देखना है कि डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई है। सो एक साइंटिस्ट थे, कौन थे? एक साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिक मिशर। क्या नाम था? फ्रेडरिक मिशर। ये क्या कर रहे थे? ये लोकल हॉस्पिटल से बैंडेजेस कलेक्ट कर रहे थे। क्यों बैंडेजेस कलेक्ट कर रहे थे? क्योंकि इनको चाहिए था WBC। क्या चाहिए था? WBCs। एंड WBC का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो होता है पस। क्या होता है? पस। और पस कहां मिलेगा? वो मिलेगा बैंडेजेस में। कहां मिलेगा? बैंडेजेस में। तो इन्होंने अपने पास के लोकल हॉस्पिटल से बैंडेजेस को कलेक्ट करना शुरू किया। किसको कलेक्ट करना शुरू किया भाई? बैंडेजेस को। तो बैंडेजेस में क्या होता है? देखो क्या होता है, जब कहीं भी हमको इंजरी होती है, देन हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो उस पर बैंडेज करके देता है अपने को। तो फिर उसमें क्या होता है, धीरे धीरे पस, जो हमारे WBCs है, जहां पर भी इंफेक्शन होता है वहां पर WBCs अटैक करते हैं। क्या करते हैं? अटैक करते हैं। पैथोजन एंटीजन इंफेक्शन से वो क्या करते हैं? लड़ते हैं। तो उस चक्कर में वहां पर बहुत सारे WBC क्या हो जाते हैं? एक्यूमुलेट हो जाते हैं। कहां पर? जहां पर इंजरी हुई है। और वहीं पर हमने बैंडेज की तो वो WBC कहां पर आ जाते हैं? वो WBC आ जाते हैं बैंडेजेस पे। तो इसीलिए वो क्या कर रहे थे? वो WBC कलेक्ट करने के लिए उन्होंने लोकल हॉस्पिटल से क्या कलेक्ट किया? बैंडेज कलेक्ट किया। बहुत सारे बैंडेज जब उन्होंने कलेक्ट कर लिया तो उसके बाद उन्होंने उस बैंडेज को सॉल्ट के साथ वॉश किया। क्या किया भाई? सॉल्ट के साथ वॉश किया, जिसके वजह से उसमें से WBC अलग हो गए। सिंपल सा ये समझो कि जो फ्रेडरिक मिशर थे उनको WBC चाहिए थे। ठीक है, WBC मिलेगा कहां से भाई? उन्होंने दिमाग लगाया कि WBC पस से मिलेगा। और पस कहां मिलेगा? हॉस्पिटल के बैंडेजेस में। तो उन्होंने अपने पास के हॉस्पिटल से, लोकल हॉस्पिटल से बैंडेजेस को कलेक्ट करना शुरू किया। अब बैंडेज में काफी सारी चीजें मिक्स है, उसमें ब्लड भी होगा, पस यानी कि और डिफरेंट कंपोनेंट भी होंगे ब्लड्स के, और उसमें पस यानी कि जो हमको चाहिए था WBC वो भी उसमें अवेलेबल होगा। तो इन सारे कंपोनेंट को अलग करना, सेपरेट करना, क्योंकि हमको क्या चाहिए? WBC चाहिए। इसलिए उन्होंने उस बैंडेज को किसके साथ ट्रीट किया? उन्होंने उसको सॉल्ट के साथ ट्रीट किया, यानी सॉल्ट से वॉश किया, जिससे उनको WBC मिले। क्या मिले भाई? उससे उनको WBC मिले। अच्छा, अब WBC तो मिल गए, तो इस WBC को अब उन्होंने क्या किया? इस WBC को उन्होंने किसके साथ ट्रीट किया? वीक अल्कलाइन के साथ ट्रीट किया। अल्कलाइन के साथ इसको क्या किया भाई? ट्रीट किया। किसको? WBC को। जब अल्कलाइन के साथ ट्रीट किया तो WBC क्या हो गए? WBC क्या हो गए? ये लाइस हो गए। क्या हो गए? लाइस, यानी कि ब्रेक हो गए। क्या हो गए? ब्रेक हो गए। जैसे ही ब्रेक हुए तो इसके अंदर से प्रेसिपिटेट निकला। क्या निकला? प्रेसिपिटेट। जैसे अपन बोलते हैं ना PPT, उसी को क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन। ठीक है, जैसे अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं केमिस्ट्री वगैरह में, तो क्या होता है भाई, उस टाइम पे बहुत सारे रिएक्शन के टाइम पे जब केमिकल्स के ऊपर हमको ऐसा सॉलिड कंपोनेंट, कोएगुलेट कंपोनेंट मिलता है, उसको क्या कहते हैं अपन? प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो जैसे ही उन्होंने WBC को लाइस किया, यानी कि ट्रीट किया, किसके साथ ट्रीट किया? वीक अल्कलाइन के साथ। जैसे उन्होंने ट्रीट किया तो क्या मिला उनको? उसके अंदर से एक प्रेसिपिटेट मिला। उस प्रेसिपिटेट को उन्होंने क्या नाम दिया? उसको नाम दिया न्यूक्लीन। क्या नाम दिया? न्यूक्लीन। क्या नाम दिया उन्होंने? न्यूक्लीन नाम दिया। फिर उन्होंने जब उसकी और थोड़ी सी जांच
पड़ताल की, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन किया, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि इस पे एसिडिक कंपोनेंट बहुत ज्यादा था, उसमें उन्होंने एसिडिक कंपोनेंट देखने को मिला, जिसके वजह से उन्होंने इस न्यूक्लिन का नाम क्या रख दिया? न्यूक्लिक एसिड। क्या रख दिया भाई? न्यूक्लिक एसिड। तब इन्होंने इसका नाम क्या रखा? न्यूक्लिक एसिड। तो देखो किस तरीके से ये कहानी चल रही है, एक बार और थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। सो डीएनए की डिस्कवरी में अपने को क्या देखना था? साइंटिस्ट कौन से थे? फ्रेडरिक मिशर। ये क्या कर रहे थे? लोकल हॉस्पिटल से बैंडेजेस कलेक्ट कर रहे थे, जो कि पस का सबसे बड़ा सोर्स है कौन? WBC। उसमें सबसे ज्यादा हमको देखने को मिलेंगे, तो WBC को उन्होंने अलग निकाला। WBC को अलग निकालने के लिए उन्होंने उस पर क्या किया? सॉल्ट के साथ ट्रीटमेंट किया। उसका क्या किया? सॉल्ट के साथ ट्रीटमेंट किया, जिसके वजह से हमको हमारे WBC अलग मिल गए। फिर उस WBC को अल्कलाइन के साथ ट्रीट किया, तो जो है उसकी वॉल क्या हो गई? ब्रेक हो गई। किसकी? WBC की। और अंदर जो भी मटेरियल था वो बाहर आ गया एज अ प्रेसिपिटेशन। तो उस प्रेसिपिटेशन को उन्होंने क्या नाम दिया? उसको नाम दिया उन्होंने, क्या नाम दिया भाई? न्यूक्लिन। जब उन्होंने न्यूक्लिन को और थोड़ा सा क्या किया? इन्वेस्टिगेट किया, तो उसमें उनको क्या देखने को मिला? एसिडिक कंपोनेंट मिला। क्यों? क्योंकि हमको पता है हमारे RNA DNA में फॉस्फेट होता है, तो वही फॉस्फेट कंपोनेंट उनको ज्यादा मिला जो कि एसिड होता है, तो उसके बेसिस पर इसने इनको क्या नाम दिया? न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम दे दिया भाई? न्यूक्लिक एसिड। चलो, न्यूक्लिक एसिड, और हमको पता है न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। सो जो न्यूक्लिक एसिड है, ये दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं क्या नहीं होते? पता है क्या आपको? पता होना चाहिए भाई, क्योंकि अभी तक के हम इतना सारा कुछ चीज पढ़ चुके हैं जिसमें आपको पता तो चल ही गया होगा कि न्यूक्लिक एसिड किसको बोलते हैं। दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक होता है RNA और एक होता है DNA। DNA RNA का फुल फॉर्म ही क्या है भाई? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या बोल रहे हैं? NA का फुल फॉर्म न्यूक्लिक एसिड और DNA का डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इस तरीके के दो टाइप के क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। क्या है ये दोनों? न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है यहां तक के सभी को? हाँ भाई, अगर कुछ क्वेश्चन हो तो बिल्कुल पूछ लेना। कहाँ पूछोगे? कहाँ? कमेंट सेक्शन में ही पूछोगे, तो पूछ लेना, ठीक है। यहां तक के क्लियर है? अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि हमको आज पता है कि जो पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर क्या होता है, वो होता है DNA एज अ जेनेटिक मटेरियल। ये आज हमको पता है, लेकिन उस टाइम पे साइंटिस्टों को पता नहीं था, क्योंकि अभी तो डिस्कवरी चल रही है। क्या चल रही है? डिस्कवरी चल रही है। तो वो लोग क्या बोलते थे भाई? वो लोग क्या बोलते थे कि प्रोटीन समझ रहे हो? प्रोटीन को वो जेनेटिक कंपोनेंट बोलते थे, यानी कि जेनेटिक मटेरियल। दे कंसिडर्ड प्रोटीन एज अ जेनेटिक मटेरियल। वो प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल कंसिडर करते थे। क्यों? ये भी बताता हूं मैं। मतलब सोच रहे हो कितने साल अंधविश्वास में लोग जी रहे हैं कि आज हमको पता है कि हम DNA को प्रोटीन मटेरियल बोलते हैं, लेकिन पहले DNA को नहीं, प्रोटीन को क्या बोलते थे? जेनेटिक मटेरियल बोलते थे। क्यों बोलते थे? उसके भी कुछ रीजन है। इसके कुछ रीजन इस तरीके से है भाई कि प्रोटीन, जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना यानी कि थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया, तो जो प्रोटीन है ये इसको लार्ज साइज देखने को मिले, इनको इसके लार्ज साइज देखने को मिले। और ये बोल रहे थे कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये जो प्रोटीन है इसमें डिफरेंस है। क्या है? डिफरेंस है। क्या है भाई? डिफरेंस है। और हमने देखा है कि जो हमारा DNA है, कौन है? DNA है, ये लगभग सभी में 99% क्या होता है? सेम होता है। तो ये बोल रहे थे कि सभी में हमको वेरिएशन देखने को मिलता है, और वेरिएशन तो यहां पर DNA में देखने को मिल ही नहीं रहा है बोलते, लेकिन प्रोटीन में इनको डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं, जिसके वजह से ये बोल रहे थे कि प्रोटीन क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, DNA नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं? स्टार्टिंग में हम सभी क्या कंसीडर करते थे? हम मतलब जो पुराने साइंटिस्ट उस टाइम पे, काफी साल पहले की बात है, वो लोग बोलते थे कि भाई प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, उसके पास वही सारी चीजें डिसाइड करता है। क्योंकि आज भी बहुत सारे चीजों मतलब बहुत सारे मेटाबॉलिज्म
कि जो मैसेजेस है या जो भी है वो कौन कराता है, वो तो प्रोटीन ही कराता है। प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये हमको भी पता है। लेकिन ये उस टाइम पे ये बोलते थे कि प्रोटीन साइज में ज्यादा है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और सभी एनिमल्स में अलग अलग प्रोटीन देखने को मिलते हैं। इसके वजह से ये लोग क्या बोलते थे, प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल। और जब डीएनए की बात आती थी तो बोलते थे डीएनए लगभग सभी में सेम देखने को मिल रहा है और सिंपल मॉलिक्यूल्स लगता था ये उस टाइम पे इन लोगों को, जिसके वजह से ये बोल रहे हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता। इसीलिए ये लोग प्रोटीन को क्या समझते थे, जेनेटिक मटेरियल। लेकिन धीरे 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 डिस्कवरी हुई, साइंटिस्ट आए और हमको फिर पता चलते गया कि नहीं भाई, डीएनए ही क्या है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए ही क्या है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ये डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये साबित करने के लिए काफी सारे साइंटिस्ट आए। क्या है, फिर इसके बाद एक्सपेरिमेंट हुए। क्या हुआ भाई, इसके बाद एक्सपेरिमेंट हुए। तो आपको आपके सिलेबस में, आपकी बुक में 3 एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करके दिखाया है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। सबसे पहले हमको जो देखना है वो है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है। क्या है भाई, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, जो कि उसने किस पर किया था, जो कि उसने माउस पर किया था। क्लियर है। देन जो सेकंड है वो 3 साइंटिस्ट है, एवरी, मैककार्टी और मैक्लियोइड, ऐसे 3 साइंटिस्ट आए, एवरी, मैककार्टी, मैक्लियोइड। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फिर प्रूव करके दिखाया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। वही डीएनए जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, ये इन्होंने साबित करके दिखाया। और इनके थ्योरी को बहुत अच्छे से और सपोर्ट देने के लिए कौन आए, हार्शी और चेज। हार्शी और चेज ने फिर एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, किसके ऊपर, बैक्टीरियोफाज के ऊपर। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि नहीं, प्रोटीन नहीं, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ये वो 3 एक्सपेरिमेंट है जिससे ये साबित हो जाता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। क्योंकि स्टार्टिंग में लगभग 20, 25, 30 साल तक के डिस्कवर होने के बाद हम यही समझ रहे थे कि प्रोटीन ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन ये तीनों एक्सपेरिमेंट से हमको ये प्रूव होता है कि डीएनए नहीं, प्रोटीन नहीं, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर है। तो देखो कहानी कहां से शुरू हुई, क्या देख चुके हैं हम अभी तक के हमने देखा है 1 मिनट, ओके, लेस देन 30%, ओ यस। सो क्या देखा, सबसे पहले तो डीएनए की डिस्कवरी क्या हुई, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम क्या है, हम मॉलिक्यूलर लेवल पर देख रहे हैं। चैप्टर किस लेवल पर देख रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पर। तो हम एक एक मॉलिक्यूल्स के बारे में देखेंगे कि डीएनए बना कैसे है, कैसे रेप्लिकेट होता है, कैसे ट्रांसफर होता है, सारी चीजें हम मॉलिक्यूलर लेवल पर देखेंगे कि एग्जैक्ट उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसीलिए हमको यह पता होना चाहिए कि डीएनए डिस्कवर हुआ कैसे। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जो थे फ्रेडरिक मिशर भाई, इन्होंने WBC को लिया और उस पर एक्सपेरिमेंट किया, लाइस किया। जो उनको प्रेसिपिटेट मिला उसका नाम न्यूक्लिन रखा। फिर उन्होंने और थोड़ा उस पे देखा तो उन पे उसको फॉस्फेट कंटेंट ज्यादा देखने को मिला, जो कि एक एसिड है, जिसके वजह से उसको नाम क्या दिया, फॉस्फेट, क्या नाम दिया, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड बताया है 2 टाइप के होते हैं, जो होते हैं डीएनए और आरएनए, जो हमको पता है, बिल्कुल अच्छे से पता है, इसलिए समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। देन आरएनए और डीएनए। फिर स्टार्टिंग में हम बोल रहे हैं कि भाई हम किसको जेनेटिक कंटेंट मानते थे, हम मानते थे प्रोटीन को। लेकिन उसके भी कुछ रीजन है, बताया है उन्होंने कि क्यों इन लोगों ने प्रोटीन को जेनेटिक कंटेंट माना था और डीएनए को नहीं। क्योंकि प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, बोलते थे लार्ज मॉलिक्यूल है, सभी में अलग अलग देखने को मिलता है, जिसके वजह से ये लोग प्रोटीन को मानते थे। डीएनए छोटा सा मॉलिक्यूल होता है, सिंपल होता है और डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलते हैं, जिसके वजह से ये डीएनए को नहीं मानते हैं। लेकिन 3 एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो जाता है कि ग्रिफिथ, एवरी, मैककार्टी, मैक्लियोइड और हार्शी और चेज के एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो जाता है कि भाई डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। और ये तीनों एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा मैं, और ये अपन देखेंगे भाई नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी अपन इतना ही छोटा ही वीडियो रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या देखेंगे, तीनों एक्सपेरिमेंट देखेंगे, एक एक करके प्रूव करेंगे और हम बताएंगे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये कैसे प्रूव हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय।